गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और उसे मूव करवाते हो, है ना, और मूव जब वो करता है तो क्या होता है, उसके एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उसे आप बोलते हो मोशनल ईएमएफ। मतलब जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो उसमें उसके अक्रॉस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उस ईएमएफ को हम बोलेंगे मोशनल ईएमएफ, क्योंकि वो कंडक्टर के मोशन से इंड्यूस हो रहा है। तो सिंपल सा डायग्राम है आपके पास, इस चीज़ को देखो। अच्छा, उससे पहले ये देखो कि फाई क्या होता है हमारे पास। हमने पढ़ा है फाई या फाई बी आप बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, या फिर आप बोलते हो उसको बी ए कॉस थीटा। ठीक, पढ़ा ही हमने। यानी कि फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, एरिया के ऊपर एंड एंगल बिटवीन बी एंड ए। इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड का तो हमने देख लिया, जो पिछली बार हमने आर्टिकल किया था कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से फ्लक्स चेंज करता है। आपके पास एक कोयल थी, इस कोयल में आपने गैल्वेनोमीटर लगाया था और यहाँ पे दूर एक मैग्नेट रखी थी, है ना। तो इस मैग्नेट को दूर रखा था तो फील्ड वीक थी। जब फील्ड वीक थी तो इससे कम फ्लक्स क्रॉस कर रहा था। जब इस मैग्नेट को आप पास लेके आए थे तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी, तो उसका फ्लक्स इंक्रीज कर गया। यानी कि जब फील्ड वीक थी तब फ्लक्स कम था। जब फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया, जब आपने फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया, मैग्नेट नज़दीक आ गए, तब आपके पास फ्लक्स भी क्या कर जाता, इंक्रीज कर जाता। किया था हमने, ठीक है। तो अब देखो फ्लक्स कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ गया था, और इसको दूर ले जाओगे यानी कि फील्ड को वीक कर दोगे तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ाने से फ्लक्स में इंक्रीज आया और मैग्नेटिक फील्ड को कम करने से फ्लक्स में डिक्रीज आया। तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड वाला तो हमने कर लिया। अब हम करते हैं, आज जो हमने करना है वो कौन सा करना है, एरिया डिपेंडेंट, कि एरिया के ऊपर फ्लक्स कैसे डिपेंड कर रहा है। डायरेक्टली है, वो आपको दिख रहा है कि एरिया के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया कम करोगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा। तो एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो आज हम एरिया वाला करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास कंडक्टिंग रेल्स है। कंडक्टिंग रेल्स जैसे ट्रेन की पटरी होती है, उसके ऊपर ट्रेन चलती है, रेल बोलते हैं उसको। तो कंडक्टिंग रेल्स आपके पास हैं। इस रेल्स के ऊपर आपने एक कंडक्टर रखा, सपोज एक कंडक्टर रखा आपने, है ना, और ये कंडक्टर इस तरह से है कि हम इसको आसानी से मूव कर सकते हैं, है ना। ये कंडक्टर आसानी से मूव किया जा सकता है। इसका नाम दे देते हैं हम P और Q। और सपोज इस पूरे सेटअप को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, क्रॉस लगाया, मतलब इनवर्ड्स, अंदर की तरफ क्या है, एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर। ये क्या आ गया आपके पास, एक कंडक्टर, और यहाँ पे ये क्या आ गया आपके पास, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने क्या किया, एक कंडक्टर को जिसको आप फ्रीली मूव कर सकते हो, कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब सपोज मैं इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ टुवर्ड्स राइट,
मैंने फोर्स लगाई मतलब ये मूव किया विद वेलोसिटी v मान लेते हैं। तो अगर ये v वेलोसिटी से मूव करता है टुवर्ड्स राइट, तो अभी देखो अभी इस पोजीशन में इसका एरिया कितना है, पी क्यू, ये नाम दे दिया आर और एस, है ना। अभी एरिया मेरे पास इतना है इस पोजीशन में, तो इतना एरिया में से इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं सपोज, है ना। अब मान लो 4 कर रही, तो अब जब आपने वी इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो एरिया बढ़ गया, तो फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। जहाँ पहले 4 जा रही थी वहाँ अब 6 जाएंगी। तो एरिया के इंक्रीज करने से फ्लक्स क्या कर गया, इंक्रीज। और आपको पता है फ्लक्स में चेंज आएगा तो इस क्लोज्ड सर्किट में क्या प्रोड्यूस होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ कि जब भी किसी क्लोज सर्किट में फ्लक्स में चेंज आता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट बोलो। तो ठीक है, हमने क्या किया, इसको एक फोर्स से जब v वेलोसिटी दी तो ये थोड़ी देर के बाद स्मॉल टाइम dt में स्मॉल डिस्टेंस कवर कर लिया। मान लिया यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था x, तो स्मॉल टाइम में इसने dx डिस्टेंस कवर कर लिया, स्मॉल टाइम dt में dx डिस्टेंस कवर कर लिया। इसकी लेंथ मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ पे l, तो ये l लेंथ का है। तो पहले एरिया था कितना, इतना, अब कितना हो गया, तो चेंज कितना आया, दिस इज द चेंज, ये चेंज आया, है ना। इतना था अब इतना हो गया, तो चेंज कितना आएगा, दिस। अब देखो ये जो हम बात कर रहे हैं ये सारी एक कंडीशन के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो कंडीशन क्या है, याद रखना। मोशनल ईएमएफ के जो केस कर रहे हैं हम किस कंडीशन के लिए कर रहे हैं, हम उस कंडीशन के लिए कर रहे हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड लेंथ वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इंपॉर्टेंट केस, जब भी ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, उस केस में जब आप इसको मूव कर रहे हो तो हमारे पास एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मोशनल ईएमएफ। क्यों बोल रहे हैं मोशनल ईएमएफ, क्योंकि ये प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के मोशन की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसका नाम है मोशनल ईएमएफ। अब कंडीशन आपको याद रखनी है, बी, वी और एल तीनों क्या होंगे, इसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। देख लो है कि नहीं है, देखो बी कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, है ना। वेलोसिटी कहाँ दे रहे हो आप, टुवर्ड्स राइट, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर इस प्लेन में रखा है आपने कंडक्टर, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द फोर्स और वेलोसिटी एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो आप देख लो तीनों कैसे हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। सो दिस इज द केस व्हेन बी, वी एंड एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब बहुत सिंपल सा है, अब आपको पता है कि एरिया चेंज किया है, फ्लक्स चेंज किया है, तो फैराडे लॉ क्या बोलता है कि फ्लक्स चेंज करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। कितना प्रोड्यूस होगा वो भी उसने बताया था, E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले निकालो चेंज इन लैंग्वेज, आप लिख लोगे, लैंग्वेज सिंपल सी है कि कंसीडर ए कंडक्टर पी क्यू is placed on the conducting rails which is free to move, is placed in the uniform magnetic field। सिंपल सा लिख लोगे, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे कि फ्लक्स में चेंज कैसे आया, जब एरिया में चेंज आया। तो यहाँ पे निकालेंगे हम चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया को कैसे लिखोगे आप, डी ए। तो कितना चेंज आया बताओ, बताया आपको इतना था, इतना हो गया, तो चेंज क्या आया, ये आया। और ये एरिया कितना है, दिस इज एल, तो लेंथ इंटू विड्थ एल इंटू डी एक्स, तो एल डी एक्स इज द चेंज, चेंज इज एल डी एक्स। क्लियर। तो ये चेंज आया आपके एरिया में। इस एरिया में चेंज आने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा निकाल लेते हैं,
चेंज इन फ्लक्स, उसको लिखते हैं हम डी फाई, या मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई भी। तो फ्लक्स में कितना चेंज आएगा, आपको पता है फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, है ना। हम स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं तो बी डॉट डी ए हो जाएगा। तो डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। अब बी और डी ए यानी कि बी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल आपको निकालना है। बी डी ए कॉस थीटा होगा, है ना। क्या होगा, बी डी ए कॉस थीटा। अब वो थीटा कितना है वो आपको निकालना है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, देखो थीटा निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है हमारी, है ना। ये आपके पास क्या है, एक एरिया है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर, या तो ऐसे निकाल लो या तो सेम अंदर की तरफ कर लो। वैसे ही सेम यहाँ से भी होगा, हाँ, चाहे आप इधर के लिए करो चाहे आप इधर के लिए करो। तो अगर ये एरिया रखा है तो आप ऐसे भी ले सकते हो और आप अंदर की तरफ भी ले सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ। एरिया वेक्टर भी मान लेते हैं कहाँ की तरफ लिया हमने, अंदर की तरफ। बाहर भी ले सकते हो, अगर बाहर लोगे तो एंगल कितना आएगा, 180, है ना। अगर आपके पास दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और अगर आप बाहर एरिया वेक्टर लेते हो तो एंगल कितना बन जाएगा, 180। और यही मैग्नेटिक फील्ड है, आप एरिया वेक्टर अंदर की तरफ लेते हो तो एंगल कितना बन जाएगा, 0। तो कुछ भी ले लो, वो आपकी चॉइस है। तो बी डी ए कॉस मैंने अंदर की तरफ मान लिया 0, तो कॉस 0 इज 1, तो बी डी ए, तो डी फाई बी आपके पास आ गया बी डी ए। डी ए की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, इसमें पुट कर दो, तो बी डी ए की जगह आ जाएगा एल डी एक्स। दिस इज चेंज इन फ्लक्स। क्लियर, चाहे तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसको लिख दो यूजिंग इक्वेशन 1। क्लियर, तो ये चेंज आया फ्लक्स में, और फ्लक्स में चेंज आने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। तो फ्रॉम फैराडेज लॉ, फ्रॉम फैराडेज लॉ, तो फैराडे लॉ क्या बोलता है आपके पास कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ फाई, फाई बी। क्लियर, तो वैल्यू डाल दो, तो E इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ फाई बी की वैल्यू, डी फाई बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, बी एल डी एक्स। तो डी फाई बी की जगह कितना आ जाएगा, बी एल डी एक्स आ जाएगा, है ना। इसी को क्या लिख सकते हो आप, बी और एल आगे आ गया डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी। तो ई एम एफ कितना बन गया आपके पास, बी एल डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, या डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो डी एक्स बाई डी टी पे आ जाएगा वी। दिस इज द फार्मूला। ई एम एफ कितना प्रोड्यूस होगा आपके पास, बी एल वी। तो इतना ई एम एफ आपके पास प्रोड्यूस होगा। क्लियर, ये ई एम एफ कैसे प्रोड्यूस हुआ, एरिया के चेंज करने से। तो हमने पढ़ा था कि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी वाला भी हो गया और एरिया से भी आपने देख लिया कि एरिया के चेंज करने से भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, सॉरी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उसकी वैल्यू आएगी बी एल वी। थीटा से भी होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिलहाल एरिया वाला ही कर रहे हैं। अब देखो ईएमएफ तो निकल गया, अब इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। तो करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ करोगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो पढ़ा था हमने, सेम वैसा ही क्या है हमारे पास, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पहले देखो क्या था, एफ बी आई, थंब में थी फोर्स, फोर फिंगर में थी मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में था, सॉरी मिडिल फिंगर में था करंट। तो एफ बी आई, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट,
सेम यहाँ पे है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। फोर्स की वजह से क्या आ रही है, वेलोसिटी आ रही है। हमने फोर्स लगाई इधर के लिए, उसमें वेलोसिटी आई, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपको थंब रखना है। सेम मैग्नेटिक फील्ड एंड सेम करंट, तो जैसा लेफ्ट में था वैसा ही राइट में है। अब राइट हैंड में देखो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दी है, हमें वेलोसिटी दी है या फोर्स दी है, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो सिंपल निकल जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो निकालो यहाँ पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी या फोर्स कहाँ की तरफ लग रही है, राइट की तरफ, घुमा दो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स राइट की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। तो करंट कहाँ जाएगा आपका, ऊपर की तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसा चल रहा है। तो दिस 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 दिस, तो ये डायरेक्शन में करंट चलेगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, PSRQ, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इज PSRQ। कैसे आई है, बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल लिखा नहीं रहा हूँ, सिंपल वही था जो आपने लेफ्ट हैंड का यूज़ किया था, वैसा ही सेम क्या आपके पास राइट है। तो डायरेक्शन क्या आ गई आपके पास, दिस। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अगर आपने इस PQ कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया, उसमें EMF प्रोड्यूस हुआ, तो P और Q में से कौन सी साइड पॉजिटिव होगी और कौन सी साइड नेगेटिव होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो आप सिंपल याद रखना कि कंडक्टर एज ए सोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे ये सोर्स है, ठीक है, क्योंकि इसके मूव करने से करंट प्रोड्यूस हो रहा है या EMF प्रोड्यूस हो रहा है जब इसको मूव कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में। तो दिस इज सोर्स। सेल वाला केस याद है आपको कि सेल में क्या होता था, सेल सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो कैसा करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन सॉरी, लेकिन अगर सेल के अंदर की बात करें तो कैसा करता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमने चैप्टर 3 में करा हुआ है ना, कि आपके पास सिंपल सर्किट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कोई सर्किट आपने लगा रखा है यहाँ पर, कोई रेजिस्टेंस लगी है आपके पास मान लो, तो करंट बाहर कैसा फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन बैटरी के अंदर भी फ्लो करता है, कहाँ से कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये सोर्स है बैटरी करंट का, तो सोर्स के अंदर करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव और बाहर करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमने किया हुआ। तो सेम केस आपको यहाँ पे भी याद रखना है कि दिस कंडक्टर इज सोर्स। अगर ये सोर्स है तो सोर्स के अंदर कहाँ से कहाँ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। इसका मतलब दिस साइड इज, Q साइड इज नेगेटिव एंड P इज पॉजिटिव, क्लियर। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है और बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव। तो सर्किट में चल रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव और सोर्स के अंदर चल रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, क्लियर। इसी को हम अभी लॉरेंट्ज फोर्स से समझाऊंगा, उससे ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा। लॉरेंट्ज फोर्स में उसको नेक्स्ट करते हैं, फिलहाल इसको देख लो। क्लियर हो गया, कोई डाउट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो ये था आपके पास मोशनल ईएमएफ। इसमें हमने किसका यूज़ किया, हमने इसमें यूज़ किया फैराडे लॉ का, और फैराडे लॉ से हमारे पास रिजल्ट आया E इज इक्वल टू BLV। और डायरेक्शन कैसे निकाल ली हमने, फ्रॉम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, क्लियर। अब सेम चीज़, सेम रिजल्ट हम एक और तरीके से निकालेंगे, और सेम प्लस माइनस चार्ज कैसे आया उसको एक और तरीके से समझेंगे, है ना। वो है आपके पास लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से। तो अब करते हैं हम मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंट्ज फोर्स। ये कौन सा था, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडे लॉ, ये फैराडे लॉ से किया। अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम फ्रॉम लॉरेंट्ज फोर्स, सिंपल है। ये भी सेम आपके पास। तो अब करना है हमें मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंट्ज फोर्स। सेम चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है, सेम रिजल्ट आएगा, तरीका अलग है थोड़ा सा। इस बार करेंगे हम लॉरेंट्ज फोर्स से एक्सप्लेन,
तो सेम डायग्राम बनाएंगे आप, वही कंडक्टिंग रेल्स बनेंगी। उन्हीं कंडक्टिंग रेल्स में आप एक कंडक्टर रखोगे, मान लिया नाम पी क्यू, कंडक्टिंग रेल्स, सेम डायग्राम, और दिस इज कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपने इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। क्लियर? तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, सेम आप इस पे v वेलोसिटी लगाओगे, v वेलोसिटी लगाई तो v वेलोसिटी से इधर मूव करेगा, इसका एरिया चेंज करेगा और एरिया चेंज करने की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब इसमें लोरेंट्ज फोर्स का यूज़ कैसे करें? तो कंडक्टर किससे मिलके बना होता है आपको पता है ना? चलो इसमें थोड़ा डायग्राम फिर से बना लेते हैं कि जब आपने फोर्स लगाई तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, बाकी सब सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें। क्लियर? तो आपने फोर्स लगाई, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब इस कंडक्टर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ गई, अब इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, और आपने पढ़ा है जब हम इलेक्ट्रॉन को या किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। पढ़ा था आपने, पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, लोरेंट्ज फोर्स हमने कहा था उसे। और फोर्स की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, याद है ना? क्यू वी बी साइन थीटा किया था हमने। सेम वही फोर्स, उसी फोर्स की बात कर रहा है, लोरेंट्ज फोर्स लगेगी इस चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे। और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे, याद होगा आपको कि अगर पॉजिटिव चार्ज था तो मैंने कहा था कि राइट हैंड का यूज़ करेंगे वी क्रॉस बी, और अगर नेगेटिव चार्ज था तो लेफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे वी क्रॉस बी। वी की तरफ रखना है, बी की तरफ कर्ल करना है, और थंब आपको देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो राइट हैंड का यूज़ करेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो लेफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, तो नेगेटिव चार्ज के लिए लेफ्ट हैंड लगाओ, v की तरफ रखना है और b की तरफ कर्ल करना है। तो वेलोसिटी राइट साइड है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो राइट साइड रखा, अंदर की तरफ कर्ल किया, तो फोर्स कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ लगेगी, है ना? यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रही है कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। तो जैसे जैसे आपके पास मूव करता जाएगा सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ आते जाएंगे, नीचे की तरफ, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगी जो उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेजेगी। तो सारे इलेक्ट्रॉन यानी कि सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, होगा, है ना? कुछ टाइम के बाद, स्टार्टिंग में ऐसा है, जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आना स्टार्ट होते जाएंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आते जाएंगे नीचे की तरफ, तो पीछे क्या बचता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, होगा ऐसा, है ना? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की तरफ आते जाएंगे और ऊपर पीछे पॉजिटिव चार्ज बचता जाएगा। तो इसका मतलब सेम क्वेश्चन आ गया, देखो कि जब आपने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड मूव किया तो कौन सा पार्ट पॉजिटिव आएगा और कौन सा पार्ट नेगेटिव आएगा। देखो नेगेटिव, ये वाला साइड क्या आ गया, नेगेटिव, और ये क्या आ गया, पॉजिटिव, सेम जो हमने पहले किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोरेंट्ज फोर्स लगी, और लोरेंट्ज फोर्स कितनी होती है, अभी बताया था, क्यू वी क्रॉस बी। तो आप एक लाइन लिख लेंगे क्या, कि व्हेन द कंडक्टर, या पहले लिखेंगे आप, सॉरी, कंडक्टर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हेन कंडक्टर इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मीन्स द चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, सो इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस लोरेंट्ज फोर्स। तो लोरेंट्ज फोर्स कितनी होगी, वो
therefore Lorentz force experienced by इलेक्ट्रॉन इज कितनी होगी? तो वो फोर्स होगी आपके पास कितनी? देखो मैग्नेटिक फोर्स है इसलिए मैं इसका नाम लिख रहा हूँ एफ एम। कितनी होती है आपको पता है? क्यू वी क्रॉस बी होती है। चार्ज कितना है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो मैं ई ले रहा हूँ, है ना? तो ई इंटू वी क्रॉस बी, दिस इज एफ एम। वी क्रॉस बी वेलोसिटी की डायरेक्शन, दिस, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्स। तो एंगल कितना बनेगा? 90, है ना? अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और राइट की तरफ क्या है आपके पास? मैग्नेटिक वेलोसिटी। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो E इंटू वी क्रॉस बी, वी बी साइन थीटा, तो साइन 90, तो बन जाएगा E वी बी साइन 90 क्या हो गया? 1। तो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स या लोरेंट्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। कितनी आ गई आपके पास? E वी बी। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पे आप इसको मूव करते जाओगे चार्ज को, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगती जाएगी और सब वो इलेक्ट्रॉन नीचे आना शुरू करते जाएंगे, है ना? तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ गई, एफ एम इज इक्वल टू ई वी बी। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स या लोरेंट्स फोर्स आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है। अब हमें इस स्टेप के बाद क्या हुआ देखो, या इस स्टेप के बाद क्या हो रहा है? अभी फाइनल स्टेप हमारे पास क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक क्या बन गई हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज है। पढ़ा है आपने? एक कंडक्टर आपके पास था, पी क्यू कंडक्टर, उस कंडक्टर के एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज बन गया और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आपको पता है क्या बन गई? पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो आपके पास क्या बन जाती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई चार्ज रखते हैं, आपको पता है उसके ऊपर क्या लगती है? फोर्स लगती है। अब मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है और यहाँ पे कोई चार्ज है। अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है सपोज, है ना, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी? टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। और अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा है तो उसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी? नेगेटिव चार्ज की तरफ, है ना। और यहाँ इस केस में हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्जेस है, मतलब फोर्स कहाँ लगेगी? टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। क्लियर? अब इस चीज़ को ध्यान से समझा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि आपके पास जब एक कंडक्टर को आप मूव कर रहे थे, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रहे थे इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक लोरेंट्स फोर्स लगती है जिसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ थी? नीचे की तरफ। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया था। अब जैसे जैसे देखो, इसके बाद फर्स्ट स्टेप में क्या है आपके पास? फर्स्ट स्टेप में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? सेकंड स्टेप, जब जैसे ये आपने मूव करना शुरू किया मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? फर्स्ट स्टेप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए। जितने इलेक्ट्रॉन आए उतना पीछे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई यहाँ पे, है ना। फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? जब और उसको मूव किया आपने, तो और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? नीचे की तरफ आएंगे और उतना ही पीछे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ और देर के बाद और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर? तो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? पहले आपने स्टार्टिंग में 1-2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर 10-12 हुए, फिर ज़्यादा हुए। तो इस टाइम पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन गई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। एक क्या बन गई?
इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, यहाँ भी बन गई। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। अब इतनी वीक है कि ये इलेक्ट्रॉन जो लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से नीचे की तरफ आ रहे थे उसको नीचे आने से रोक नहीं पा रही है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन है, मूव भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में भी मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स लग रही है उसके ऊपर किस साइड, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एफ एम फोर्स लग रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लग रही है इस चार्ज पे ऊपर की तरफ, ये नेगेटिव चार्ज पे कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है लेकिन वो कम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, अभी वीक है ना। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। फिर से इस पॉइंट पे जाओ, फिर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लग रही है, एक मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स लग रही है। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे स्ट्रांग हो चुकी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई कि इस इलेक्ट्रॉन को नीचे जाने से रोक पाए। फिर इस स्टेज पे क्या हुआ कि इस स्टेज पे जितनी फोर्स से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा था उतनी ही सेम फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसके ऑपोजिट क्रिएट कर दी। तो इस स्टेज में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। क्लियर हो गया। देखो सेकेंड स्टेप को ध्यान से समझो। पहले इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे, जैसे जैसे आपने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना शुरू किया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लॉरेंट्ज फोर्स लगी, V क्रॉस B इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नीचे की तरफ फोर्स लगी तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आने लगे। कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, जितने नीचे आए उतने पीछे पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव कंडक्टर के एंड पे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमारे पास चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, जो किसकी तरफ जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ। तो वो पॉजिटिव की तरफ एक फोर्स लग रही है, लेकिन ये फील्ड वीक है। लॉरेंट्ज फोर्स स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग थी हमारे पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो वो ये फोर्स कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स वीक होगी। लेकिन तो आपने और मूव किया और लॉरेंट्ज फोर्स लगने की वजह से और इलेक्ट्रॉन आए तो और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बना आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई। तो वो फोर्स है वो इस स्टेप से स्ट्रॉन्ग हो गई। और बढ़ाएंगे फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई, जितनी लॉरेंट्ज फोर्स थी उतनी इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई। तो इस स्टेज के बाद और इलेक्ट्रॉन अब नीचे नहीं आएंगे। तो दिस इज द स्टेप। इस स्टेप पे आपके पास नेगेटिव चार्ज का मोशन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। तो सिंपल है, एक स्टेज पे आपके पास क्या हो रहा है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जितनी मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी उतनी ही इलेक्ट्रिक फोर्स उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी। जितनी फोर्स नेगेटिव इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, सीज हो जाएगा। क्लियर, वही हमने यहाँ पर समझाया। तो नेक्स्ट आपको करना है इस इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालना। और इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है आपको पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, F इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स होती है। पढ़ा ना कि जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लगते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है क्यू ई। तो इसको समझ लिया आपने, रफ में नोट कर लो ये चीज़ ना, और उसके बाद आगे करते हैं। हो गया। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास ये, इसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे आप एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड इन द कंडक्टर पी क्यू, ठीक है, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। कहाँ लेगी उन पे, इन अपवर्ड डायरेक्शन। और वो फोर्स कितनी होगी, तो फोर्स experienced by an electron
ड्यू टू या इन इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितनी हो जाएगी, एफ ई से नोट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो होती है क्यू ई के बराबर, और चार्ज कितना ले रहे हैं हम, ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस साइन छोड़ दिया, ई, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। तो ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फोर्स, ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स। अब चार्जेस का या इलेक्ट्रॉन का मोशन सीज कब होगा, जब एफ एम इज इक्वल टू एफ ई, जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो व्हेन एफ एम इज इक्वल टू एफ ई, इलेक्ट्रॉन मोशन सीजेस, इलेक्ट्रॉन मोशन स्टॉप्स और सीजेस व्हेन, कब सीज करेगा, जब एफ एम इज इक्वल टू एफ ई होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी। एफ एम कितना है आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में, ई वी बी, और एफ ई कितना है इक्वेशन नंबर 2 में, ई ई, तो ई से ई कैंसिल, वी बी इज इक्वल टू ई, तो ई की वैल्यू आ गई आपके पास वी बी, वी वेलोसिटी एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। इक्वेशन नंबर डाल दो 3। अब जाओ चैप्टर नंबर 2 में, याद करो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, पढ़ा था, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इनटू डी, डी बोलो या एल बोलो जो आप, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, ये हमने माना था कितना, एल किया था हमने, इस एंड से इस एंड के बीच का डिस्टेंस कितना था, एल, तो ये डिस्टेंस कितना है, एल। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू ई एल एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू ई, ई की वैल्यू कितनी है, वी बी, ई की वैल्यू है वी बी और साथ में एल। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या फिर ईएमएफ बोलो, और ईएमएफ इज इक्वल टू बी वी एल, बी वी एल। तो सेम रिजल्ट आपके पास आ गया, यही आया था, ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी या बी वी एल, क्लियर। तो सेम रिजल्ट आपके पास आ गया जब हमने लोरेंट्स फोर्स से किया, इससे पहले किया था हमने फैराडे लॉ से, और सेम रिजल्ट आ गया लोरेंट्स फोर्स से, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फार्मूला याद रखना, ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, V इज इक्वल टू ई डी, ये फार्मूला, ये आपका पढ़ा हुआ फार्मूला है, उसी में हमने E की वैल्यू डाल दी और आपके पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स ईएमएफ, तो ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी, क्लियर। तो सेम रिजल्ट आ रहा है आपके पास। डायरेक्शन ऑफ करंट आप वैसे निकाल सकते हो, अब तो आपको पता भी है, पॉजिटिव से नेगेटिव और सोर्स के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन तो वही रहेगी, दिस 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 एंड दिस, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। सेम वही था आपके पास पी क्यू, यही थी डायरेक्शन पी एस आर क्यू, तो ये निकल जाएगी। डायरेक्शन एक और तरीके से निकाल सकते हो आप, कैसे, लेंजेस लॉ पढ़ा था ना आपने, लेंजेस लॉ से भी निकल जाएगी कि देखो क्या था, आपने एरिया को इंक्रीज किया, एरिया के इंक्रीज करने से फ्लक्स इंक्रीज किया, तो फ्लक्स के इंक्रीज करने से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, किससे हुआ, फ्लक्स के इंक्रीज करने से, तो ये अपने कॉज को अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। तो कॉज क्या है, फ्लक्स का इंक्रीज करना, तो फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करने के लिए फ्लक्स डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा यानी कि इसके ऑपोजिट फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी। फील्ड कैसी होनी चाहिए, अभी ये वाली फील्ड कैसी है अंदर, तो इसको डिक्रीज करने के लिए एक बाहर की तरफ फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी, बाहर की तरफ फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी, तो ये जो आपके पास सर्किट है बाहर की तरफ फील्ड कब बनेगी, जब करंट कैसा चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो दिस 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 ऐसे भी निकाल सकते हो।
तो जो आपको याद रहता है, जिस तरीके से आपको समझ आता है, आप डायरेक्शन उस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर? तो मेन फार्मूला हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू बी एल वी। तो आपके पास फार्मूला क्या आया? E इज इक्वल टू बी एल वी। ये आपने निकाला रिजल्ट, है ना। तो EMF तो आपके पास आ गया। सेकंड, अगर आपको पूछा हो कि करंट कितना होगा, तो करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। आपके पास क्या था? एक लूप थी और यहाँ पे एक कंडक्टर था। से मान लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल R, इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैपिटल R, और ये जो आपने कंडक्टिंग रेल लिया था इसकी रेजिस्टेंस मान लेते हैं बहुत कम है एज कंपैरिजन टू दिस कंडक्टर, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी? R। तो करंट क्या होता है? करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू E अपॉन R। E की वैल्यू कितनी है? BLV अपॉन R। दिस इज करंट, दिस इज EMF। क्लियर? थर्ड चीज आप निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन मूवेबल आर्म। फोर्स ऑन मूवेबल आर्म। मूवेबल आर्म में कितनी फोर्स लग रही है जो कंडक्टर है? तो फोर्स आपको पता है, फार्मूला क्या था, किया ये हमने पहले भी, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आई एल क्रॉस बी है आई एल बी साइन थीटा। तो आई एल बी साइन 90 होगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसी थी? इस तरह से, और बी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी? अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल कितना था? 90। तो साइन 90। तो फोर्स कितनी आ गई आपके पास? आई एल बी, राइट। तो F इज इक्वल टू आई की वैल्यू है आपके पास, क्या है? BLV अपॉन R। आई की जगह आ गया, साथ में क्या बचा? LV। तो इंटू LB। तो B इंटू बी बी स्क्वेयर, L इंटू एल स्क्वेयर। तो बन गया B स्क्वेयर L स्क्वेयर V अपॉन R। दिस इज फोर्स। तो थर्ड आपके पास फोर्स भी आ गई। क्लियर? तो EMF, करंट एंड फोर्स। और नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। पावर, फोर्थ केस। पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो पावर क्या होता है? पावर इज वर्क अपॉन टाइम। पढ़ा है हम सबने, वर्क अपॉन टाइम। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स तो वैसे लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू एफ वी। एफ की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन आर। तो एफ की वैल्यू डाल दी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन आर। ये आ गई एफ की वैल्यू। साथ में इंटू वी, जब वी से मल्टीप्लाई करोगे तो वी और वी क्या हो जाएगा? वी स्क्वेयर। दिस इज पावर। तो ये आपके पास पूरा आर्टिकल आ गया, है ना। क्या आर्टिकल आपके पास कि एरिया के चेंज करने से फ्लक्स में चेंज आया, और फ्लक्स में चेंज आया तो उस कंडक्टर के अक्रॉस EMF प्रोड्यूस हुआ। कितना EMF प्रोड्यूस हुआ? E इज इक्वल टू BLV। ये दोनों केस से किया आपने, लोरेंट्ज फोर्स से भी कर लिया और फैराडे लॉ से भी कर लिया, दोनों से सेम रिजल्ट आया ना। मेन है आपके पास कि आपको डायरेक्शन निकालने आनी चाहिए कि जब कोई कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके किस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये डायरेक्शन निकालने आनी चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है ना। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल करते हैं कि ये फील्ड आपके पास है, यानी कि बाहर की तरफ ये एक कंडक्टर है, इसको आपने v वेलोसिटी से मूव किया।
तो बताओ इस कंडक्टर के एंड्स पे, सपोज दिस इज ए एंड एंड दिस इज बी एंड, तो ए और बी में से कौन सा एंड पॉजिटिव होगा और कौन सा एंड नेगेटिव होगा। तो पहले तो सबसे पहले कंडीशन चेक कर लो कि बी, एल और वी तीनों क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं या नहीं। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तभी ये केस लगेगा आपके पास मोशनल ईएमएफ। अगर इन दोनों में से कोई भी दो पैरेलल हो जाते हैं, है ना, कि एल और वी पैरेलल हो जाएं या बी और एल पैरेलल हो जाएं या बी और वी पैरेलल हो जाएं, कोई भी दो पैरेलल हो जाएं, तो उस केस में कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसके लिए स्पेशल कंडीशन क्या है कि बी, एल और वी तीनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। इन दोनों में से कोई भी दो पैरेलल होते हैं तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो देख लो पहले क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, ठीक, और आपका दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर ए बी, और इस साइड के लिए आपने दी है वेलोसिटी दिस। तो तीनों कैसी आ रही हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ रहे हैं। इसका मतलब ईएमएफ तो होगा प्रोड्यूस। अब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो ए और बी में से कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ये बताना। सिंपल, कंडक्टर है तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो आप क्या लगाएंगे, V क्रॉस B। नेगेटिव चार्ज के लिए कौन सा लेंगे आप, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड रखो V की तरफ और B की तरफ कल करना है। तो वेलोसिटी इस साइड है, वेलोसिटी तरफ रखा, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ कर्ल किया तो फोर्स लगी ऊपर की तरफ। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऊपर की तरफ जाएंगे मतलब यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस साइड इज नेगेटिव, दिस साइड इज पॉजिटिव। क्लियर। तो कंडीशन याद रखना कि बी, एल और वी क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। इन दोनों में से कोई भी दो पैरेलल आते तो कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर, थैंक यू।